लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, और मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स ये अबेटमेंट के बारे में बात करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पोर्शन है। ये होगा हमारा सेक्शन नंबर 107 से 120 तक हम कवर करेंगे इसमें। और इस पोर्शन को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं बेसिकली आपको समझाऊंगी कि अबेटमेंट क्या होता है। आई विल डील विद सेक्शन 107 एंड 108 एंड बाकी के रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेक्शंस हम करेंगे पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स ये रेलेवेंट है आपके लिए अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप पीटी का पेपर देने वाले हैं, मेंस का पेपर देने वाले हैं, तो ये बहुत रेलेवेंट है। बहुत बार आईपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हैं तो लीगल नॉलेज का होना, लीगल एप्टीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि अबेटमेंट वर्ड अपने आप में कह रहा है कि आप किसी को अबेट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो। तो इसी को आज हम डिटेल में एकदम फाउंडेशन क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ अबेटमेंट डिस्कस करेंगे, अबेटमेंट एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड डिस्कस करेंगे। वी विल डील विद सेक्शन 107, 108 and 108A in today's lecture. So without wasting any time, let us begin and see what all are there in today's lecture. So जब हम बात करते हैं कि अबेटमेंट के ऑफेंस को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत थी इस ऑफेंस को एज अ सेपरेट ऑफेंस बनाने की, तो आप ये देखेंगे कि चैप्टर 5 जो है आईपीसी का वो डील करता है केसेस जहाँ पे को एजेंसी की बात हो रही है, जहाँ पे क्या बात हो रही है, डायरेक्ट एंड इमीडिएट काइंड ऑफ म्यूचुअल एजेंट्स की बात हो रही है। को एजेंसी की मतलब क्या बात हुई स्टूडेंट्स? को एजेंसी का मतलब हुआ कि दो लोग एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स हैं। ओके तो इस बारे में बात हो रही है। ये सब कैसे होता है? जब दो लोग साथ में मिलकर कुछ प्लान करते हैं कुछ करने का, और क्या करते हैं, एक दूसरे को इंस्टिगेट करते हैं, इंगेज करते हैं, एड करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, किसके लिए? कमीशन ऑफ क्राइम के लिए। तो अगर ए और बी ने डिसाइड किया कि वो कोई क्राइम करेंगे और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप बोलोगे कि अबेटमेंट हो रही है। ठीक है। Often many crimes would be impossible without cooperation of others. क्या होता है अगर ए ने, फॉर एग्जाम्पल ए ने सोचा कि मैं बैंक लूटूंगा, उसके बाद उसको डर लग गया, he got scared और उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। तो इंडिविजुअल जब बात कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन की जब बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक गिल्टी माइंड आता तो जरूर है, मेंजरिया आता तो जरूर है, बट एक्टिस रीज नहीं हो पाता क्योंकि सामने वाला बंदा डर जाता है या XYZ रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। बट जब दो लोग हैं, साथ में कोऑपरेशन हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट हो रहा है, एक दूसरे को प्रमोशन मिल रहा है, एक दूसरे को इंकरेजमेंट मिल रही है, तो ऐसा होता है कि क्राइम का जो अकम्प्लिशमेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि कितनी बार ऐसा होता है कि क्राइम इम्पॉसिबल बन जाता है अगर एक दूसरे की कोऑपरेशन ना हो। तो इसलिए अबेटमेंट की जो ऑफेंस बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक दूसरे को जब हम इंकरेजमेंट दे रहे हैं, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं या इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इवेंचुअली फैसिलिटेट कर रहे हैं क्राइम का होने को। तो हमें अगर उसको रोकना है तो हमें अबेटमेंट को एक ऑफेंस बनाने की जरूरत थी। Indeed, it is not possible in many cases to commit crime without accomplices. Accomplice कौन हो गया? जो उसका साथ दे रहा है। The offender does not feel the same confidence, and when he has friends to consult advice and assertion in his nefarious plans. तो क्या होता है कि जब दो लोग साथ में हैं, A and B साथ में कुछ प्लान करते हैं to commit a crime, अगर A डर भी जाए, scared है, तो बी क्या करेगा? बी उसको इनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, एड करेगा, और इस सब से क्या होगा, जो उनका प्लान था क्राइम करने का वो इवेंचुअली कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है ये चीज देखना कि अबेटमेंट से बहुत सारे क्राइम्स है जो वो पूरी अपनी अकम्प्लिशमेंट की स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि अबेटमेंट को इसीलिए एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनाना जरूरी था, क्योंकि जो एक्ट अबेटेड है वही तो है हमारा ऑफेंस, वही तो है जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके
तो क्रिएशन ऑफ अबेटमेंट एज एन ऑफेंस वुड एक्ट एज अ डेटरेंट। अब क्या होगा, जब एक बंदा दूसरे को इंस्टिगेट कर रहा है, ए इज इंस्टिगेटिंग बी टू डू अ क्राइम, और अगर आप ए को ही पनिश कर दोगे, अगर आप ए को ही पनिश कर दोगे तो क्या होगा, ए को जब आप पनिश करोगे तो क्या होगा कि ये एक डेटरेंस सेट करेगा, ये एक डेटरेंस सेट करेगा सोसाइटी में, और इससे क्या होगा, जो अबेटर होंगे वो इन फ्यूचर उन अबेटमेंट को करने में रुक जाएंगे। तो अबेटर को आप रिपीट करने के लिए ऑफेंसेस को आप इन फ्यूचर आप उसको रोक पाओगे। तो इसीलिए अबेटमेंट को एक ऑफेंस बनाना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए अबेटमेंट को क्यों बनाया गया एक स्पेसिफिक ऑफेंस। जब हम बात करते हैं कि एक why अबेटमेंट was made a specific offense, तो हमने अभी बात करी कि अबेटमेंट को स्पेसिफिक ऑफेंस बनाना इसलिए जरूरी था कि सपोर्ट ना मिले, इनकरेजमेंट ना मिले। तो liability under this chapter is based on the principle that many times a crime would be impossible without the support and encouragement. Therefore, IPC penalizes all those who have lent their support and assistance in encouragement of a crime. तो अगर आपने किसी को भी इनकरेज करा है, प्रोवोक करा है, इंस्टिगेट करा है या हेल्प करा है किसी भी क्राइम को करने के लिए, तो यू विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल एज एन अबेटर फॉर दैट कमिशन ऑफ अ क्राइम। ओके, अब आपको एक चीज देखनी है कि अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है बाय सेवरल पर्संस और उनमें कोई लोग किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन एनी मैनर, इन एनी डिग्री, सो आपको क्या जरूरी है समझना कि इन सब लोगों का एक्सटेंट क्या था, मैनर क्या था, डिग्री क्या थी ऑफ ईच पर्सन टू इम्प्यूट देयर क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये लोग कोई क्राइम कर रहे हैं, तो इनको पनिश करने के लिए क्या समझना जरूरी है कि इनके इंडिविजुअल एक्ट्स क्या थे और उनका एक्सटेंट क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी को इम्प्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है कि हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि अबेटमेंट एज अ ऑफेंस क्यों बनाना जरूरी था, उसको आपको पनिश करना क्यों जरूरी था। अब एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, एक ओवरव्यू लेके चलते हैं इस चैप्टर का, और इस ओवरव्यू में मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम कौन से सेक्शंस को डील करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट कहाँ दी हुई है, सेक्शन 107 में। सेक्शन 108 बताता है कि अबेटर कौन होता है, 108 ए बताता है कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अबेटमेंट की जाए तो क्या होता है। अब अगर पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, तो 109, 114, 115 एंड 116। तो अगर आपका ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया, जो आपने अबेट किया था, तो 109 एंड 114 पढ़ेंगे। अगर जो अबेटेड ऑफेंस है वो कमिट ही नहीं हुआ, नॉट कमिटेड, तो हम पढ़ेंगे 115 और 116। इसके बाद आपको एक वर्ड को याद रखना है और आपको वो सेक्शंस याद हो जाएंगे, वो है कि कंसीलिंग द डिजाइन ऑफ एन ऑफेंस। कंसीलिंग द डिजाइन ऑफ एन ऑफेंस, बेसिकली जब आप एक ऑफेंस हो रहा है उसका डिजाइन को आप छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, तो आपको कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, 118, 119 एंड 120। ये तीन सेक्शंस इस वर्ड से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डील्स विद अबेटमेंट ऑफ वन एक्ट, डन सम अदर एक्ट और डन सम मोर एक्ट। तो बेसिकली आपने अबेट किया था एक ऑफेंस और सामने वाले ने या तो क्या कर दिया, ऑफेंस हो गया या तो 2 या क्या हो गया 2 and 1 दोनों हो गए। तो बेसिकली आपने अबेट किया था किसी का मर्डर करने का और ऑफेंस हो गया, मर्डर भी हो गया और रेप भी हो गया। ठीक है, या फिर आपने अबेट किया था किसी की हर्ट कॉज करने का और ऑफेंस हो गया जी मर्डर का। तो अगर आपने अबेट किया था एक ऑफेंस और कोई और ऑफेंस हो गया या फिर कुछ और ज्यादा हो गया, तो हम कौन से सेक्शंस पढ़ेंगे, 110, 111, 112, 113 एंड 114। तो इस तरीके से जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हम डील करेंगे अबेटमेंट का। ठीक है, हम मोटा मोटा ये समझ चुके हैं अभी तक कि हमें अबेटमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है और अबेटमेंट को अपने आप में एक ऑफेंस बनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप किसी को अबेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए इज अबेटिंग बी और बी तक ये कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया, अगर ये कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया, could not reach the abetted person will be liable for criminal attempt of abatement and not abatement। जब तक आपका अबेटमेंट सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया, you will not be held liable for the offense of abatement, but you will only be held liable for the criminal attempt of abatement। ओके, एक चीज इसको बहुत ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट
सेक्शन जो हम आज के इस सेशन में डील करने वाले हैं वो बात करता है सेक्शन 107। और 107 क्या कहता है, अबेटमेंट कहाँ डिफाइंड है आईपीसी के अंदर, तो 107 आप पढ़ोगे और आप क्या देखोगे, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, किस तरीके से, किन 3 वेज से आप अबेटमेंट कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप क्या कर रहे हो, आप इंस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप इंगेज कर रहे हो इन कॉन्स्पिरेसी टू डू एन एक्ट और टू डू एन इलीगल ओमिशन, या फिर आप इंटेंशनली एड कर रहे हो टू डू एन एक्ट और एन इलीगल ओमिशन। तो इन 3 तरीकों से आप अबेटमेंट कर सकते हो। दोबारा से देखते हैं, पहली चीज आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, किसी को इनकरेज कर रहे हो। दूसरा तरीका, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो उसके साथ, आप उसके साथ मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आज हम कोई इलीगल एक्ट करेंगे या फिर किसी इलीगल तरीके से करेंगे। तीसरा तरीका है आप इंटेंशनली एड कर रहे हो, आप इंटेंशनली उसको सपोर्ट कर रहे हो, किसी तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और ऑल्सो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रहा है अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। तो ये थिंग जो हो सकती है, ये गुड एक्ट भी हो सकता है, बैड एक्ट भी हो सकता है। तो आप किसी को अबेट कर सकते हो एक अच्छी चीज करने के लिए भी, एक बुरी चीज करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्टूडेंट को अबेट कर रही हूँ कि पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो और जुडिशरी का एग्जाम निकाल लो, सो दिस इज ऑल्सो इंस्टिगेशन, दिस इज ऑल्सो encouragement, this is also provocation, but this is for a good act. But if I am encouraging my student to go and kill someone else, if I am encouraging my student to go and kill Mr. X, that is a bad thing. Okay, so that is a bad instigation, that is a bad abetment which I am doing. So you have to understand, it can be for a good thing also, it can be for a bad thing also. Okay, अच्छा, अब इसकी आपको एक्सप्लेनेशंस पढ़नी है। वो क्या कहती है कि पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, तो आपका इंटेंशन था और आपने उस इंटेंशन से क्या किया, मिसरिप्रेजेंट किया, एनिमस मैलिस के साथ, इविल इंटेंशन के साथ आपने मिसरिप्रेजेंट किया, या फिर किसी चीज को कंसील कर लिया, छुपा लिया, ऑफ अ मटीरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज। जो बात आपको बतानी जरूरी थी, जो बात आपको डिस्क्लोज करनी जरूरी थी, वो आपने या तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी या तो फिर आपने विलफुली उसको कंसील कर लिया। और आपने क्या किया, आपने वॉलंटरी कॉज किया या फिर अटेम्प्ट टू कॉज या फिर प्रोक्योर करा टू कॉज अ थिंग विच इज सेड टू बी इंस्टिगेशन। इट इज सेड टू बी इंस्टिगेशन, जहां पे आप क्या कर रहे हो, विलफुली मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर विलफुली कोई चीज को कंसील कर रहे हो, कोई चीज को छुपा रहे हो, विच यू वर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक पब्लिक ऑफिसर है, ये गया, इसको अप्रीहेंड करना था जेड को, ठीक है। आपको पता है कि ये जो सी है ये जेड नहीं है, ये सी है, बट आपने ए को गलत बता दिया, ठीक है। आपने ए को गलत बता दिया और बोला कि जी यही जेड है और इसका रॉन्गफुल अरेस्ट करा दिया। तो बी नोइंग दिस एंड ऑल्सो नोइंग दैट सी इज नॉट जेड विलफुली रिप्रेजेंट causes wrongful arrest of C, therefore B abets by instigation। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पुलिस ऑफिसर गया था Z को अरेस्ट करने, बट आपको पता था कि ये तो C है, ये भाई साहब C है और ये Z नहीं है, बट आपने पुलिस ऑफिसर को गलत चीज बता दी। तो आपने क्या किया, विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर दिया और क्या कॉज किया आपने, इंस्टिगेशन से अबेटमेंट। ओके ओके, सेकेंड आपकी एक्सप्लेनेशन कहती है whoever either prior or at time of commission does act to facilitate is called aid। तो बेसिकली या तो उस कमीशन ऑफ क्राइम से पहले या फिर उसके टाइम पे जहां पे वो क्राइम हो रहा है, आपने क्या किया, आपने फैसिलिटेट किया, आपने हेल्प की, तो आप क्या कहोगे, एड करना। जैसे ए जा रहा था बी को मारने, टू किल, और आपने क्या किया, सी ने गन प्रोवाइड करी, या तो क्राइम से पहले करी या फिर एट द मोमेंट कर दी, तो आपने क्या किया, उसको एड करा, यू हैव अबेटेड बाय इंटेंशनल एडिंग। ओके, अब जब हम सेक्शन 107 पढ़ेंगे तो इसका भी एक छोटा सा चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी रहे, और इस चार्ट को भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अबेटमेंट में, अबेटमेंट किस 3 तरीकों से होती है, इंस्टिगेशन से होती है, कॉन्स्पिरेसी से होती है, या फिर इंटेंशनल एडिंग से होती है। इंस्टिगेशन कैसे होती है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर विलफुल कंसीलमेंट से, जो हमने कहा पढ़ा, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में, ठीक है। और आप क्या कहते हो, कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है, उसमें आप पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इंटेंशनल एडिंग कैसे होती है, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ 107, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जैसे कि जब
पिस्टल प्रोवाइड करी थी या फिर गन प्रोवाइड करी थी, या तो कब करी थी, प्रायर करी थी, प्रायर टू द कमीशन, या फिर एट द टाइम ऑफ कमीशन। तो इस टाइम पे आपकी हो गई इंटेंशनलिटी। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब हम सेक्शन 107 को पढ़ते हैं, अबेटमेंट को पढ़ते हैं, तो अबेटमेंट क्या होती है, डूइंग ऑफ अ थिंग, जो मैंने आपको बताया कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो, कैन बी अ बैड थिंग ऑल्सो। आप क्या कर रहे हो, एक्टिवली परसुएट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, प्रोवोकेशन दे रहे हो। इट शुड नॉट बी अ पैसिव सजेशन बट इट शुड बी एन एक्टिव सजेशन। और आप सामने वाले से कोई काम करा रहे हो, आप उसको अबेट कर रहे हो, सो यू विल बी लायबल एज एन अबेटर। ओके, अब अबेटमेंट जब हम इन जनरल पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक ऑफेंस जब कमिट करता है और सेवरल पर्सन उसमें पार्ट लेते हैं, एक ऑफेंस के होने में सेवरल लोग जब पार्ट लेते हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव कंट्रीब्यूटेड इन अ मैनर एंड अ डिग्री, उन्होंने हर एक बंदे ने किसी किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। द एक्ट मे बी डन बाय द हैंड्स ऑफ वन पर्सन while another is present or is at close hand ready to afford help, or the actual doer may be a guilty agent acting under the orders of an absent person. And beside these participators, there may be other persons who contribute indirectly to the commission of the offense by advice, suggestion and conspiracy or aid. अब एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि A and B हैं, ये क्या करने गए, बैंक लूटने गए। बट जब ये घर से जा रहे थे तो ये बहुत डर गए, तो क्या हुआ, जो सी साहब थे इन्होंने इनकरेज किया कि जाओ जाओ लूट के आओ, कुछ नहीं होता, डरो मत। जो डी साहब थे इन्होंने अपनी पिस्टल दी कि ये ले मेरी पिस्टल लेके जा और इससे मार दियो अगर किसी को जरूरत पड़े। तो इन लोगों ने क्या किया, अब ए और बी ने तो कैसे बैंक लूटा वो हमें नहीं पता एज ऑफ नाउ, ठीक है। ए एंड बी ने क्या क्या किया, ए ने मैनेजर के सिर पे गन रखी, ठीक है, बी ने बैग में गोल्ड डाला, किस तरीके से किया वी आर नॉट अवेयर। बट जो सी एंड डी है ये क्या कर रहे हैं, ये जब पिस्टल दे रहा है तो ये एड कर रहा है, ये जब इनकरेजमेंट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है। तो दीज पीपल आर अबेटर्स, दीज पीपल आर अबेटर्स एंड दे आर आल्सो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव कॉम्प्लिसिटी है जब अबेटर की एट द पॉइंट ऑफ टाइम प्रायर टू द एक्चुअल ऑफेंस, तो आपको क्या देखना है, जो अबेटर है वो क्या करेगा, गेट कर रहा है या प्रोक्योर कर रहा है, एक्ट बाय मींस ऑफ गिल्टी एजेंट। तो ये जो लोग थे, जो सी एंड डी हैं, ये सी एंड डी हैं, जो ये हैं ये अबेटर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये अबेटर्स अपने एजेंट से, एजेंट्स कौन है, ए एंड बी, गिल्टी एजेंट से काम करा रहे हैं। एक्ट गेटिंग डन। ओके, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है जब आप अबेटमेंट समझ रहे हो, ठीक है। अब कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1967 SC 553. In this case, it was held it is not necessary for offense of abetment that the act abetted must be committed. अब जब C and D ने अबेट किया था A and B को बैंक लूटने के लिए, अगर सोचो रास्ते में जाते जाते ये दोनों डर गए और इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, प्लान कैंसिल कर दिया, स्टिल सी एंड डी विल बी हेल्ड लायबल, सी एंड डी स्टिल लायबल। तो इस केस में भी यही बात बोली गई जमुना सिंह के केस में कि जरूरी नहीं है कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट एक्चुअली में होना चाहिए, बट अगर आपने अबेटमेंट की है देन यू विल बी हेल्ड लायबल। It is only in the case of a person abetting an offense by intentionally aiding another to commit that offense that charge of abetment against him would to expect to fail when person alleged to have committed offense is acquitted of that offense. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि अगर ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है डज नॉट मैटर, अबेटर का आपको चार्ज लगेगा सिर्फ उस केस में जहां पे इंटेंशनल एडिंग की बात हो रही है, और अगर जो ऑफेंडर्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल या गिल्टी एजेंट्स थे ए एंड बी, अगर ये अक्विट हो जाते हैं किसी रीजन से, तब आपको देखना पड़ेगा कि सी एंड डी को आप गिल्टी ठहराओगे या नहीं ठहराओगे। बट ऑल दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस व्हिच विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड बाय द कोर्ट्स। सो आप इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना जरूरी है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आपका कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंस आप अबेट कर रहे थे वो हुआ ही जाना चाहिए, बट अगर आपने अबेटमेंट की है तो यू विल बी हेल्ड लायबल।
It was also held that it is not desirable to hold that an abettor cannot be punished if the person actually committing the offense is acquitted. ठीक है, तो ये बात भी बोली गई कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो A एंड B है वो अक्विट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे कि वो अनसाउंड थे या फिर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड थे या फिर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, अगर उनको कोई जनरल एक्सेप्शन का फायदा मिल भी जाता है तब भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि जो उनके अबेटर्स थे आप उनको फ्री कर दो, आप उनको पनिश ना करो। कोर्ट ने ये बोला कि अबेटर का जो गिल्ट है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस अबेटेड एंड द मैनर ऑफ अबेटमेंट एंड नॉट अपॉन द कमीशन ऑफ अबेटेड ऑफेंस। तो क्या चीज डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है और मैनर ऑफ अबेटमेंट पे डिपेंड करता है। कोर्ट ने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कंप्लीट व्हेन द अलेज्ड अबेटर हैज इंस्टिगेटेड अनदर और एंगेज्ड विद अनदर इन कॉन्स्पिरेसी टू कमिट द ऑफेंस। तो आपका जो अबेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आपके सेक्शन 107 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और अबेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। ओके, तो अब एक और केस करते हैं जिसके बारे में हम आज डील करने वाले हैं, वो होगा बरिंदर कुमार घोष एंड त्रिलोक चंद जैन का केस। तो इस केस में क्या बोला गया कि अबेटमेंट एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। अबेटमेंट एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस है प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड? दैट द अबेटेड थिंग अबेटेड इज अ ऑफेंस। तो थिंग की जब हमने बात करी थी 107 में, तो मैंने आपको बताया था थिंग कैन बी अ बैड थिंग ऑल्सो एंड कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो। तो अगर ये बैड थिंग जो है ये ऑफेंस है तो आपका अबेटमेंट अपने आप में एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस माना जाएगा। अबेटमेंट डज नॉट इन इटसेल्फ इन्वॉल्व द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम अबेटेड, इट इज अ क्राइम अपार्ट। तो ये अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस होगा अबेटमेंट, और अबेटमेंट के लिए जो अबेटर है ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। अब एक और केस करेंगे, फगुनी कांथा नाथ AIR 1959 SC 673 एंड श्रीराम AIR 1975 SC 175। इसमें क्या बोला गया कि मेयर नेग्लिजेंस विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट। अबेटमेंट किन तीन चीजों से होता है स्टूडेंट्स? इंस्टिगेशन से, इंटेंशनल एडिंग से या फिर कॉन्स्पिरेसी से। बट सिर्फ अगर आप बोलोगे कि नेग्लिजेंस हो गई, सिर्फ किसी चीज की नेग्लिजेंस है, वो अपने आप में एक अबेटमेंट नहीं होगा। Concurrence in criminal acts without any participation will not amount to abatement। तो बेसिकली आपका मेंस रिया प्लस एक्टिस रियस होना जरूरी है। मेंस रिया प्लस एक्टिस रियस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट कि आपका अबेटमेंट हो। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रिंसिपल को रिआइटरेट किया है दैट बिफोर एनीबडी कैन बी पनिश्ड फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द डेथ इन क्वेश्चन वाज अ सुसाइडल डेथ। अगर आप बोल रहे हो कि ए ने बी को प्रोवोक किया और बी ने सुसाइड कर लिया, तो अगर आपको ए को लाइबल ठहराना है तो आपको सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो बी की डेथ है दिस वाज अ सुसाइडल डेथ। आपको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा टू होल्ड ए लाइबल एज एन अबेटर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है अबेटमेंट का ऑफेंस। तो आपने देखा कि अबेटमेंट कैसे हो सकता है? इंस्टिगेशन से हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी से हो सकता है, इंटेंशनल एडिंग से हो सकता है। इट इज इमटेरियल वेदर द पर्सन इंस्टिगेटेड कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। इफ इट इज इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी, अगर ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अबेटर विल बी हेल्ड लायबल। ओके, अब अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्लॉज है और ये डिपेंड करता है ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस कि क्या इंस्टिगेशन होगा, क्या इंस्टिगेशन नहीं होगा। बट जब हम बोलते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू इंस्टिगेट अनदर टू डू एन एक्ट, तो इंस्टिगेशन का क्या मतलब है? इट कैन बी एन एक्टिव सजेशन, इट कैन बी परसुएशन, इट कैन बी अ लैंग्वेज विच इज स्टिमुलेटिंग द अदर पर्सन टू डू समथिंग एंड दैट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। It can be an express solicitation, it can be certain hints, it can be encouragement, it can be any of these are different ways how you can instigate someone। इंस्टिगेट करने का क्या मतलब होता है? आप किसी को अर्ज कर रहे हो, किसी को अर्ज फॉरवर्ड कर रहे हो कि वो ये चीज कर सके, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, किसी को इंसाइट कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो या इनकरेज कर रहे हो। ऑल दीज आर वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स जो कि क्या समझाते हैं? इंस्टिगेशन को। ओके, अब आपको इसमें देखना है कि एक्टिस रियस और मेंस रिया क्या होगा। तो जब हम 107 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। तो अब सबसे पहले बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो पर्सन है,
पर्सन है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, तो जो पर्सन है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कैन बी एनी पर्सन, कैन बी अ नोन पर्सन, कैन बी एन अननोन पर्सन ऑल्सो। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। तो मतलब आपको अबेटमेंट नोन एंड अननोन दोनों से मिल सकती है। ओके अब एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस इज डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जब मैंने आपको एक्टस रियस की क्लास कराई थी, जब मैंने आपको एक्टस रियस का लेक्चर कराया था जिसमें स्पेसिफिकली मैंने मेंस रे और एक्टस रियस कराया था, और मैंने आपको बोला था कि अभी समझ लो ये चीज कि आने वाले लेक्चर्स में जहां पे मैं ऑफेंसेस को डील करूंगी वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्टस रियस क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट नहीं होता, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होता है हमारा एक्टस रियस। और ये जो रिजल्ट है ये क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, फोरबिडन बाय लॉ है। तो इंस्टिगेट करना हो गया एक्टस टू डू अ थिंग, कोई भी इलीगल चीज को करना या कोई भी गलत काम को करना हो गया मेंस रिया। और जो इस एक्टस का रिजल्ट होगा, जो ह्यूमन कंडक्ट का रिजल्ट होगा, जैसे कि जब कम्युनिकेशन हो रही है इंस्टिगेशन की विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट विल बी योर एक्टस रियस। ओके तो आपको मेंस रिया और एक्टस रियस समझना बहुत जरूरी है जब हम पढ़ रहे हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। ठीक है अब एक एग्जांपल लेते चलते हैं। एक्स राइट्स अ लेटर टू इंस्टिगेट वाई टू कमिट एन एक्ट, then writing of a letter is one human conduct and the posting of that letter is another human conduct. The result of these conduct is reaching of that letter to y on obviously communicating the thing which he wanted. So communication of the thing will be your actus reus। और लेटर लिखना, लेटर को लिखना, पोस्ट करना, all this is conduct, all this is human conduct. So it is this reaching or communication of the letter to y that it is the result of his conduct that is prohibited by law। जो ये communication of thing है ये prohibited by law है क्योंकि ये कुछ illegal act करने के लिए बोल रहा है। The law does not prohibit writing of letter or throwing the letter। law ये नहीं कहता है कि आप लेटर मत लिखो या लेटर को पोस्ट मत करो, बट लॉ ये कह रहा है कि अगर आप किसी को लेटर के द्वारा प्रोवोक कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो कि वो कोई गलत काम करे, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब एक्स राइट्स लेटर टू वाई टू किल जेड, ठीक है तो अब क्या होगा? या फिर एक्स लेटर रीचेस नेबर, तो अब तो जब इसने एक्स ने लेटर लिखा था वाई को, अब क्या हुआ? उसकी जगह पे दो चीजें हो गई। एक्स ने जो लेटर लिखा था वो उसके नेबर को मिल गया, और जो नेबर है वो इंस्टिगेट हो गया और उसने जेड को मार दिया। स्टिल एक्स विल बी लायबल। या फिर क्या हुआ कि वो लेटर वाई को तो मिला बट इंस्टेड ऑफ जेड ही किल्ड बी, उसने जेड की जगह किसी और को मार दिया। स्टिल ही विल बी लायबल, still he will be liable। So in both the cases x will be liable for abetment because mens rea for this actus is to be seen to be culpable vis-a-vis that particular actus and not the effect of that communication। तो आपको क्या देखना है कि mens rea क्या था? x का mens rea क्या था? x का mens rea था कि y की डेथ हो जाए, टू किल समवन। ठीक है इट वाज अ गिल्टी माइंड टू किल समवन। अब उसकी जगह पे किसी और की डेथ भी हो गई, जब अबेटमेंट उसने की थी तो उसको भुगतान तो पे करना पड़ेगा, ही विल बी हेल्ड लायबल। ओके अब हम पढ़ते हैं कि मेंस रिया क्या है। यहाँ पे मेंस रिया क्या होता है? मेंटल एलिमेंट या फिर साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो कि इन्वॉल्व है इन एन एक्ट जिसको प्रोहिबिट करता है लॉ, जिसको फोरबिड करता है लॉ। So in case of abetment by instigation, the mens rea is to be observed while communication is made। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी को कि हाँ जी तू इसको मार दे या फिर तू उसका खून कर दे, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे क्या होगा? आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको मेंस रिया देखना पड़ेगा। मेयर इंटेंशन और प्रिपरेशन टू इंस्टिगेट इज नीदर इंस्टिगेशन नॉर अबेटमेंट। तो बस सिर्फ इंटेंशन होना या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो अपने आप में मेंस रिया नहीं माना जाएगा, वो अपने आप में अबेटमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे एक्स ने इंटेंट किया कि वो एक लेटर लिखेगा वाई को टू इंस्टिगेट हिम टू किल ए, बट उसने लेटर लिखा और अपने ड्रॉर में डाल दिया और सो गया, तो कोई इंस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मेंस रिया तो था पर एक्टस रियस नहीं हुआ। तो मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का ही कॉन्करेंस होना जरूरी है। आपको क्या देखना है कि एक्स का इंटेंशन तो था बट उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए जेड को, तो यहाँ पे कोई भी एक्ट नहीं हुआ। ओके If this actus reus is coupled with the guilty intention, then it is mens rea resulting in the offense of abetment by instigation। For example, if X goes
to Y and tells him Z is pestering me frequently, X replies one ought to go and bash him. In this, it is only the passive or general suggestion, so it is not instigation. It is not instigation. और यहाँ पे, but if the intention to instigate him, he by strong gestures asserts the same thing, then it will be said to be instigation. तो आपको क्या देखना है कि ये एक general suggestion थी या फिर पैसिव सजेशन थी या फिर एक एक्टिव सजेशन थी. अब जब इसने बोला X goes to Y and tells him that Z is pestering me frequently, और X ने बोला one ought to go and bash him, बस यहाँ पे बोल दिया और उसके बाद अपनी बुक पढ़ने लग गया, तो ये एक हम मानेंगे जनरल सजेशन थी. और अगर उसने बोला होता वन ought to go and bash him और अपनी रिवॉल्वर उठा ली या फिर अपनी गन उठा ली, अपनी तलवार उठा ली, तो हम मानेंगे कि दिस वाज अ इंस्टिगेशन, दिस वाज अ प्रोवोकेशन, और ये एक अबेटर के रोल में फिट हो जाएगा. ओके, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इंस्टिगेशन जनरल थी या फिर स्पेसिफिक थी. ठीक है, अब क्या डिपेंड करेगा, आपको हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे देखा जाएगा कि जो एडवाइस दी गई है, सजेशन दी गई है, क्या वो इंस्टिगेशन थी या फिर वो इंस्टिगेशन नहीं थी. इंस्टिगेशन का मतलब ये है कि कोई एक्टिव सजेशन होनी चाहिए, सपोर्ट दिया जाना चाहिए, स्टिमुलेशन होनी चाहिए टू द कमीशन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ. इंस्टिगेशन मे बी बाय एन अननोन पर्सन ऑल्सो. अब फॉर एग्जाम्पल अगर ए वहां पे गया बी को मारने, बी टू किल, ओके, टू किल हिम, वो गया उसके घर और जब वो उसको हॉकी ब्लोज दे रहा था तो एक जेड आया जो अननोन था और उसने इसको प्रोवोक किया, तो वो भी हम इंस्टिगेशन बोलेंगे, हम उसको भी इंस्टिगेशन बोलेंगे. तो क्या देखा जाएगा कि जो जेड है वो एक अननोन पर्सन है, बट वो भी क्या कर रहा है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर रहा है. तो अबेटर कैन बी एन अननोन पर्सन एंड कैन बी अ नोन पर्सन ऑल्सो. अब एक केस लॉ पढ़ते हैं, राम कुमार केस है, ये 1998 का केस है. इसमें वर्ड अबेट को एक वाइडर मीनिंग देने की बात करी गई जो कि कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से हम देख सके. इंस्टिगेशन की जब बात करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ अ हस्बैंड टुवर्ड्स हिज वाइफ means creating a situation by conduct whereby a victim जो कि wife है who is in a complete dependence and at the mercy of the accused sees not other way except to end her life. तो आपको क्या देखना होगा, facts and circumstances के basis पे आपको देखना पड़ेगा. और उन्होंने ये बोला कि अबेट को आप एक वाइडर मीनिंग दो जहाँ पे मियाँ बीवी की बात हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है और एक ऐसी वाइफ की बात हो रही है जो विक्टिम है, जिनकी कंप्लीट डिपेंडेंस है अपने पति के ऊपर, और अगर वो देखती हैं कि अपने आप को बचाने के लिए उनके पास और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट टू एंड हर लाइफ, तो हम उसको बोलेंगे कि देयर वाज इंस्टिगेशन एट द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड. ओके, अब एक प्रेम नारायण का केस देखते हैं 1957 का. इट वाज हेल्ड दैट देयर हैज टू बी अ रीजनेबल सर्टेनिटी in regard to the meaning of the words used by inciter in order to judge whether or not there was an incitement, but it is not necessary in law to prove the actual words used for incitement. तो actual words को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक रीजनेबल सर्टेनिटी को देखने की जरूरत है कि क्या इन वर्ड से नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सामने वाला जो बंदा है वो इंसाइट हो सकता था, क्या इन वर्ड से सामने वाला जो बंदा है वो प्रोवोक हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो चीज को देखना बहुत जरूरी है. नजीर अहमद का एक केस है. इन दिस केस सम पर्सन्स वर मैलट्रीटिंग अ टेनेंट फॉर कमिटिंग एक्सटॉर्शन. तो उसको मैलट्रीट कर रहे थे और उससे क्या कराना चाहते थे, एक्सटॉर्शन कराना चाहते थे. फॉर कमिटिंग अ एक्सटॉर्शन उसको मैलट्रीट कर रहे थे. द अक्यूज्ड एक्सप्रेस्ड हिज अक्वेंस फॉर देयर कंडक्ट बाय सेइंग टेनेंट्स ऑट टू बी बीटन. एज अ रिजल्ट ही वाज बीटन बाय देम. In this case, it was held that the accused remarks stimulated the commission of the offense. तो उसकी इस रिमार्क से कि अब tenants ought to be beaten से जो लोग हैं उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया और ये बोला गया कि ये रिमार्क अपने आप में एक इंस्टिगेशन माना जाएगा, ठीक है. अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जो कि सेकंड क्लॉज है हमारे 107 सेक्शन का, कि अबेटमेंट की जाती है कॉन्स्पिरेसी से. तो कॉन्स्पिरेसी में क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज आपको देखना है, देयर इज एन अग्रीमेंट बाय टू और मोर पर्सन्स, क्या करने के लिए, टू डू एन अनलॉफुल एक्ट या फिर बाय अनलॉफुल मीन्स. तो क्या ध्यान रखना है, अग्रीमेंट होना चाहिए, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, या तो इलीगल अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए या फिर इलीगल तरीका होना चाहिए. तो आप बोलोगे कि ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रहा है और यहाँ पे अबेटमेंट हो रहा है कॉन्स्पिरेसी के द्वारा. ओके, अब सेक्शन 107 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु
engages with one or more other person in conspiracy, in act or illegal omission. conspiracy कर रहा है to do an illegal act या फिर illegal omission करने का. सेक्शन 32 और सेक्शन 33 को नहीं भूलना है. इसीलिए जब मैंने आपको ये वाला पोर्शन कराया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन होती हैं, जनरल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स एंड टर्म्स यूज्ड है हमारे चैप्टर नंबर 2 में आईपीसी के, वो हमें लगता है कि ये पेपर में कहाँ पूछी जाती हैं. ये तो इररेलेवेंट पोर्शन है, इन सेक्शन को तो छोड़ दो. तो सेक्शन 6 से लेके 52A को छोड़ दो, ये तो नॉट इम्पॉर्टेंट है. बट आपको ये देखना जरूरी है कि यही वो पोर्शन है जो आपको आने वाले सेक्शंस को, आने वाले ऑफेंसेस को करने में हेल्प करता है. तो इसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स और अपनी वो क्लैरिटी लेके आए कि क्या वर्ड को क्या बोला गया है. तो सेक्शन 32 और 33 में बात करी गई है कि एक्ट इज इक्वल टू इलीगल ओमिशन, और एक एक्ट सिंगल एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन सिंगल ओमिशन भी हो सकता है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी बाय द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of the offense is committed. अगर वो conspiracy कर रहा है और उसके pursuance में एक offense commit करा जाता है तो आप बोलोगे that he will be held liable for an abettor. When the parties consult together and have common object, the act of one of the parties done in furtherance of the common object in pursuance of the converted plan is the act of all. तो अगर A, B, C, D, E, F इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया था और अगर ये एक्ट कर रहे हैं इन फर्दरेंस, दे विल बी हेल्ड लायबल. ओके, अब आपको एग्जामिन करना है एक्टस रियस और मेंस रिया. तो जब एक्ट ऑफ इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी है फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो ये तो आपका एक्टस हो गया और ये हो गया आपका रियस. तो रियस बेसिकली है समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अब अगर आप एक एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो वो हो गया आपका एक्टस रियस. और जो मेंस रिया है वो प्रोहिबिट कर रहा है, वो लॉ है जो प्रोहिबिट कर रहा है किसी भी गलत काम को करने के लिए. तो मतलब गिल्टी माइंड है, आपका खुराफाती दिमाग आया, खुराफाती आइडिया आया आपके दिमाग में और आपने उससे एक्ट किया, तो हो गया एक्टस रियस प्लस मेंस रिया का कॉन्करेंस, और उससे हो जाएगा आपका अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जब हम करते हैं तो इसको दो तरीके से एनालाइज करा जा सकता है. जब आप इंगेज कर रहे हो विद वन और मोर अदर पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ अ थिंग, या फिर आप क्या करते हो, कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन करते हो टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. तो बेसिकली दो चीजें क्या समझनी है कि या तो आप किसी और के साथ, ये दो लोग मिल रहे हैं और ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं फॉर डूइंग ऑफ अ थिंग विच इज इलीगल, या फिर ये कोई एक्ट कर रहे हैं या फिर इलीगल ओमिशन कर रहे हैं विच इज टेकिंग प्लेस इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी दैट इज ऑल्सो इलीगल और दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो आपको क्या वर्ड समझने की जरूरत है, इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग. तो जहां पे हम बात कर रहे हैं इंगेजेस, इंगेजेस का क्या मतलब है, एम्प्लॉयज और मेक समबडी टू डू समथिंग. इंगेज करना, किसी से कुछ करवाना, किसी से ओके किसी से कुछ करवाना, किसी को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, किसी से आप कोई काम करा रहे हो. ठीक है, दूसरी चीज क्या कर रहे हो, इंगेजेस विद मोर पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी. तो मोर पर्सन का क्या मतलब है, डजंट यूज द वर्ड विद वन और मोर पर्सन्स, बट क्या यूज कर रहा है, मोर पर्सन्स का यूज कर रहा है. विद वन और मोर पर्सन्स करता तो उसका मतलब होता है साइमल्टेनियस एंड कंकरेंटली उनको कुछ काम करना है, साइमल्टेनियस एंड कंकरेंटली उनको काम करना है. बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इंगेजेस विद मोर पर्सन्स इन एन कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ अ थिंग. तो मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ वो मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, किस चीज के लिए, किसी इलीगल एक्ट करने के लिए. in any conspiracy for doing of that thing, तो क्या शो कर रहा है, shows that there may be a single conspiracy या फिर number of conspiracy. एक conspiracy हो सकती है A को मारने की, या फिर A, B, C तीनों को मारने की number of conspiracies हो सकती है. तो everybody is promising against an act or an omission acting as per the abetment. तो आप बोलोगे कि यहाँ पे offense हो रहा है abetment by conspiracy का. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी आएगी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें, कि एक्स ने वाई को बोला कि तू भाई जेड को मार दे और मैं तेरे को दूंगा 1 लाख रुपए, और वाई अग्री कर गया. देन कैन से एक्स एंगेज्ड वाई टू किल जेड. ये बोला जा सकता है कि एक्स ने वाई को एंगेज किया किस चीज के लिए, जेड को मारने के लिए, जेड को मारने के लिए. अगर एक्स बोलता है आस्क्स टू प्रोक्योर पॉइजन टू किल पी, एक्स ने वाई एंड जेड को बोला
कि भाई तुम लोग जाके पॉइजन ले आओ और मुझे पी को मारना है, और वो लोग मान जाते हैं, तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि इंगेजमेंट हो रहा है, इंगेज कर रहा है टू प्रोक्योर पॉइजन, टू डू सम इलीगल एक्ट. ठीक है. इन द सेम केस, इफ Y and Z, instead of directing procuring the poison, tell A to bring the poison for killing P, then it is a conspiracy between Y, Z and A. Here there is no direct concern between A and X, even if A is said to engage in a conspiracy for commission of P's murder by poisoning. तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जब इसने बोला था कि Y और Z को कि तुम जाके पॉइजन ले आओ, और इन्होंने बोला कि नहीं हम पॉइजन नहीं लेके आ रहे, तू पॉइजन ले आ और हम जाके मारेंगे उसको, तो इन तीनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई to do an illegal act, that is killing of a person. Okay, so if some overt or omission by any XYZ and A is done in pursuance of this conspiracy, तो आप क्या बोलोगे, abetment by conspiracy हो रही है. For example, if A goes to the shop and asks for poisonous substance, this itself is sufficient to hold all of them लाइबल फॉर अबेटमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी. बस सिर्फ वो गया और उसने जाके पॉइजन मांगा ही है, कुछ और नहीं हुआ, तो भी यहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एंड ऑल ऑफ देम विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव एंगेज्ड इन कॉन्स्पिरेसी फॉर कमिशन ऑफ मर्डर ऑफ पी. For an offense under section 107 subclause 2, a mere combination of persons or agreement is not enough, but कोई illegal act या फिर illegal omission होना जरूरी है. ठीक है, 107(2) के लिए सिर्फ कॉन्स्पिरेसी होना या अग्रीमेंट होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट करेंगे जो बात करता है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग. ये थर्ड क्लॉज है, और ये क्या करता है कि आप इंटेंशनल एड कर रहे हो, किसी को फैसिलिटेट कर रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किस चीज के लिए, इन कमीशन ऑफ अ क्राइम, इन कमीशन ऑफ अ क्राइम. तो एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है, एक्ट या फिर सिंगल ओमिशन है या फिर इलीगल ओमिशन है, वो हो गया आपका एक्टस रियस. एडिंग फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किस चीज के लिए वो है, जो आपका एक्ट है या फिर इलीगल ओमिशन है, उसका रिजल्ट क्या है, आप फैसिलिटेट कर रहे हो इन कमीशन ऑफ अ क्राइम. तो ये बन गया आपका एक्टस रियस, और मेंस रिया क्या है, आपका गिल्टी माइंड इज द मेंस रिया. For example, A, B and C are friends. A and B have fallen out so much so that A is determined to shoot B. A goes to the house of C on some pretext or other, induces C to call B to his house. तो उसने बोला भाई उसको भी बुला ले. C has not the least idea that A would shoot B on his arrival. कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है. B arrives and is murdered by A. A has committed the murder. Can it be said that C is guilty of abetment because he intentionally aided A? Can you say that he intentionally aided A? No. C did gave aid in calling B to his house, but he never knew that A wanted to kill him. Okay, he did not intentionally do so. He was, for his intention, it was certainly that B should come, but it was not C's intention that a crime should be committed. तो आप क्या बोलोगे, that he will not be held liable because उसकी कोई intention नहीं थी. अब आपको एक केस देखना है, पुरुषोत्तम 1989 का केस है, and Chief State versus Sheikh लल्लू. ये आपको देखना है कि if a person only knows or has only the reason to believe that his act would facilitate the commission of offense, it cannot be said that his dominant intention was that. तो आपको क्या देखना है कि knowledge या फिर reason to believe, एटलीस्ट ये चीज तो होनी चाहिए जब आप किसी को गिल्टी ठहरा रहे हो फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट. पुरुषोत्तम के केस में फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि some students approached the first accused, a teacher, to suggest advise them to meet the second accused who was a practical examiner and was thought to be a thirsty for money. लग रहा था कि वो पैसा चाहता है, और उनको बोला गया कि इस टीचर को बोला कि आप जाके मिलो इनको. ठीक है, the first accused had an intention that deserving students should not suffer because of the thirsty nature of the second accused. Held, this suggestion would not amount to abetment if the commission of the offense of giving illegal gratification by students to the second accused. तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि just because students ने ये बोला जाके पहले टीचर को कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आया है वो बहुत ही लालची है, और ये बोला कि आप जाके उसको मिल के आओ, और इस चक्कर में जो पहला टीचर है वो जाके मिल के आ गया कि जो बेचारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका नुकसान ना हो, तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये अपने आप में एक अबेटमेंट था फॉर गिविंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है कि अबेटर कौन होता है. हमने अभी तक सेक्शन 107 में पढ़ा
कि अबेटमेंट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अबेटर कौन होता है। तो जो पर्सन अबेट कर रहा है ऑफेंस, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु ईदर अबेट्स commission of an offense या फिर commission of an act which would be offense if committed by the person capable by law। तो कौन होगा अबेटर, जो बंदा अबेटमेंट करेगा, जो बंदा प्रोवोक करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा या फिर इंटेंशनल एडिंग करेगा, हम उसको कहेंगे कि वो होगा अबेटर। ठीक है, अब क्या देखना जरूरी है कि इसमें जो सिचुएशन डील करी गई है वो ये है कि एक्ट अबेटेड इज डायरेक्टली एन ऑफेंस। जो भी आप एक्ट अबेट कर रहे हो वो ऑफेंस होना चाहिए। जब आपको याद हो, मैंने अबेटमेंट में पढ़ाया था आपको थिंग, तो मैंने बोला था कैन बी बैड एंड कैन बी गुड। तो अगर गुड में अबेट कर रही हूँ तो मैं ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है, तो आई विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। बट ये अगर अपने आप में ऑफेंस है तो आई विल बी हेल्ड लाइबल एज एन अबेटर। तो अबेटेड पर्संस क्या है, वो केपेबल होने चाहिए ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। कैसे केपेबल होंगे, या तो वो मेजर होने चाहिए या तो वो साउंड माइंड के होने चाहिए। ऑल्सो डील्स विद द सिचुएशन wherein the abetted person is technically incapable of committing an offense। अगर जो abetted person है, for example, एक second, for example, A abets B to kill C और जो B है वो unsound है, still A will be held liable। अगर वो अनसाउंड है या फिर वो बच्चा है या कुछ भी ऐसा है, तो अगर वो इनकेपेबल है ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, स्टिल द अबेटर विल बी हेल्ड लायबल। ओके, अब पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस को कमिट करने के लिए कर रहा है या फिर वो कोई एक ऐसी एक्ट को कर रहा है विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो अबेट अ मेजर या फिर अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, या फिर अगर वो माइनर को भी करता है, इट इज नॉट एन ऑफेंस एज कवर्ड अंडर सेक्शन 82 एंड 83। 82 एंड 83 अगर आपको याद हो, हमने जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था कि वहां पे हमने पढ़ा था कि माइनॉरिटी के चक्कर में ये बच्चों को हम ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं करते हैं। However, same would have been offense if done by a major। तो अगर एक ऑफेंस होता, अगर कोई बड़ा बंदा करता, कोई मेजर करता या फिर कोई साउंड माइंड का बंदा करता, बट वो ऑफेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी माइनर ने किया है जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 82 या फिर 83। अगर ऐसे किसी भी एक्ट को करने के लिए, ऐसे किसी भी एक्ट को करने के लिए विच वुड हैव बीन एन ऑफेंस if committed by a person capable of law by committing an offense, तो हम उसके लिए भी अबेटर को पनिश करेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 108 की, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है बड़ा टेक्निकल हो गया है, बड़ा बोरिंग हो गया है, बट आपको बोरिंग नहीं समझना है, आपको इसको देखना है कि कैसे आप इसको डील करोगे। तो पहली एक्सप्लेनेशन है, अबेटमेंट ऑफ अ इलीगल ओमिशन ऑफ एनी एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट। तो अब फॉर एग्जांपल, इसको मेरा जो एम है इन एक्सप्लेनेशंस को समझाने का वो ये है कि मैं इनको एग्जांपल्स के फॉर्म से समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए। एक ये लाइफ सेवर है ए, बी जो है वो डूब रहा है, ए वॉज अबाउट टू सेव बी बट सी ने इंस्टिगेट किया कि मत बचा इसको, और उसने नहीं बचाया, तो क्या हुआ, सी अबेटेड एन इलीगल ओमिशन, द अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एनी एक्ट। ओके, सो सी अबेटेड एन इलीगल ओमिशन। सेकेंड एक्सप्लेनेशन करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, ठीक है, और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, so would not apply in the case of 107 subclause 3 but will apply in the cases of 107 subclause 1 and 2। तो अब A ने इंस्टिगेट किया B को कि तू जाके मार दे C को, या तो B ने क्या किया, किल करा C को बट C रिकवर कर गया, या फिर उसने मारा ही नहीं C को। दोनों केसेस में A will be held liable, दोनों केसेस में A will be held liable। थर्ड एक्सप्लेनेशन बात करती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। सो ए ने अबेट किया बी को टू सेट दिस हाउस ऑन फायर, ठीक है, बी वॉज एन अनसाउंड पर्सन और उसने क्या किया, उसने एक्चुअली में घर को आग लगा दी। ए विल स्टिल बी लायबल बट बी विल नॉट बी लायबल, उसको सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी का डिफेंस मिल जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अबेटेड पर्सन इज इररिलेवेंट, वाज ही हैविंग द मेंस और नॉट, वाज ही अ मेजर और नॉट, वाज ही अ साउंड पर्सन और नॉट, ऑल दिस इज इममटेरियल। क्या देखना होगा, एक्ट एंड आपको क्या देखना होगा, मेंस ऑफ द अबेटर, मेंस ऑफ द अबेटर को आपको देखना होगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। क्या मतलब है इसका, ए ने अबेट किया बी को, बी ने अबेट किया सी को, और सी ने क्या करो कि तू डी को मार दे, इवन इफ बी डिड नॉट इंस्टिगेट सी एंड सी डिडंट किल डी, स्टिल ए विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ए ने अबेट किया बी को टू अबेट सी,
to kill D. So abetment of an offense is also an offense. Okay. It is not necessary to the commission of the offense of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance to which the offense is committed. अब मैं समझाती हूँ इसको. This is related to a general or a particular conspiracy. A and B ने plan किया to poison Z और B ने क्या किया, instigate किया C को कि जा तू भाई poison ले आ. अब A gave poison to Z, though A and C never conspired together. ये जो लोग हैं, ये और ये हैं, एक सेकेंड, ये जो दो लोग हैं, इन्होंने कभी भी साथ में कॉन्स्पिरेसी नहीं की है. स्टिल दे विल बी हेल्ड लायबल. स्टिल दे विल बी हेल्ड लायबल. ओके, तो ये थी कुछ 5 एक्सप्लेनेशंस 108 की. अब हम डील करते हैं सेक्शन 108A में. अबेटमेंट हुई इंडिया में ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया. तो अब क्या हुआ, आपने अबेटमेंट की. Person would be guilty of abetment if he abets the commission of an act outside India which if done in India would constitute an offense. अब A इंडिया में बैठा है और इसने इंस्टिगेट किया B को जो नेपाल में है टू कमिट मर्डर ऑफ C जो भी नेपाल में है. He will be guilty of abetting a murder. तो अगर इंडिया में बैठे बैठे आप अबेटमेंट कर रहे हो किसी और को कि तू जाके कोई ऑफेंस कर दे, और अगर वो उस कंट्री में भी ऑफेंस है और अगर वो इंडिया में किया जाता तो भी ऑफेंस है, तो भी आप उसके लिए लायबल ठहराओगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने अबेटमेंट क्या होता है वो पढ़ा, नीड टू मेक इट अ स्पेसिफिक ऑफेंस पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या होता है, इनकरेजमेंट होती है, एक दूसरे का साथ होता है, सहारा होता है, इसलिए इसको जरूरी है कि आप अबेटर को भी पनिश करो टू डेटर हिम फ्रॉम फ्यूचर एक्ट्स. ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्शन 107 कि 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकती है. कैसे कैसे, आपकी इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से और इंटेंशनल एडिंग से. इनको हमने डिटेल में पढ़ा विद केस लॉज एंड एग्जांपल्स. देन वी आल्सो डिड अबेटर कौन होता है सेक्शन 108 में, और हमने किया 108 में क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि अगर अबेटर जो है वो इंडिया में बैठ के अबेट कर रहा है ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, तो ये हमने एक बेसिक, और हमने क्या देखा था, हमने ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर नंबर 5 का कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो हमारे रिमेनिंग है सेक्शन 109 से 120 तक वो कवर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे अबेटमेंट के लिए आप पनिशमेंट देते हो. तो आई होप दिस सेशन वाज इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें टू अंडरस्टैंड द आने वाला लेक्चर ऑल्सो. आप PW की ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे लॉ सिलेक्ट करें, वहां पे फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहां पे जाके आप इसकी लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, क्लास नोट्स को देख सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस पेपर को जो कि क्विज के फॉर्म में है उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे भी आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे. हमारी और फैकल्टीज भी आपको CPC और CRPC पढ़ा रही है. तो आई होप यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स ऑफ दिस फाउंडेशन बैच एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं. तो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.